आज हम करेंगे पाठ मैं क्यों लिखता हूं। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है अज्ञे जी द्वारा। अज्ञे जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, अज्ञे जी ने इस पाठ में नाम से ही पता चल रहा है क्या बताया है, क्या कि मैं क्यों लिखता हूं। यानी लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री आखिर लिखते क्यों हैं, क्या मिलता है उनको। और चलो लेखक के बारे में तो थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको भी कोई ना कोई तो शौक होगा। कोई क्रिकेट का शौकीन होगा, कोई फुटबॉल का, कोई पेंटिंग बनाता होगा, तो कोई क्या करता होगा, कोई क्या, मतलब कोई ना किसी तरह का शौक रखते होंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करते होंगे। स्टडी से हटकर भी आप कोई ना कोई तो काम करते ही होंगे। तो बच्चों, आपको क्या मिलता है ऐसा करके, जैसा भी आप करते हैं। यानी कुछ क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई पेंटिंग में का शौकीन होता है, तो कोई क्या, तो आपको क्या मिलता है। दरअसल जो जवाब आप अपने आप को दे पा रहे होंगे, वही जवाब ये भी है कि मैं क्यों लिखता हूं। अर्थात लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री आखिर लिखते क्यों हैं। दरअसल मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। लेखक कहते हैं कि दरअसल ये बात लिखकर ही पता चल सकती है कि मैं लिखता क्यों हूं। दरअसल होता क्या है कि किसी ना किसी का कोई ना कोई शौक होता है। अब वो शौक जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक वो पूर्ति ना कर ले, यानी जो काम उसको अच्छा लगता है वो कर ना ले, तब तक अंदर कुछ ना कुछ बेचैनी सी रहती है। तो आंतरिक आंतरिक कह सकते हो या भीतरी कह सकते हो, भीतरी एक मजबूरी होती है कि उसको वो काम करना ही पड़ता है, या वो कर लेता है तब उसको आंतरिक मजबूरी से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए वो काम करते हैं। कौन सा काम? जो उसका अलग से शौक होता है। जैसे लेखक का शौक होता है लिखना, ऐसे ही पेंटर का शौक होता है पेंटिंग करना, ऐसे ही आर्टिस्ट अलग अलग तरह के अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं या होते हैं। तो ऐसा ही इसका जवाब है कि आखिर लेखक लिखता क्यों है। यही बात अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के साथ थोड़ा अच्छे से समझाया है, वो भी देखेंगे। देखो, मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, बहुत मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। एक बात और बता देता हूं, ये पूरे पाठ में लेखक, लेखिका के बारे में बताया हुआ है, लेकिन लिखा अज्ञे जी ने है, तो अज्ञे जी अपने ऊपर बता रहे हैं कि मैं आखिर लिखता क्यों हूं। लेकिन ये जवाब सभी लेखक, लेखिकाओं के लिए है। तो क्या है? क्योंकि इसका उत्तर, सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। आंतरिक जो जीवन होता है लेखक का, उसके लेवल पे आधारित ये इसका उत्तर लिख सकते हैं। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है। मतलब वो सब चीजों को लिखना, बताना, ये इतना आसान तो है नहीं। न जाने संभव भी है या नहीं। हां, इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, यानी उनमें से कुछ बातों को बता दिया जाए। अब लेखक उनको कुछ बातों को बताएगा, वो आपको समझा देगा कि आखिर लेखक लिखते क्यों हैं या मैं क्यों लिखता हूं। ये बात लेखक बड़ी आसानी से आपको समझाने वाला है। देखिएगा, विशेष रूप से ऐसों को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी ना किसी के लिए कुछ उपयोगी हो, इसीलिए उन चीजों को तो स्पर्श कर ही लिया जाए। स्पर्श करने का मतलब उन चीजों को तो बता ही दिया जाए। तो वही अब बताएंगे लेखक, लेकिन उससे पहले लेखक का नाम अभी अभी 1 मिनट पहले ही मैंने बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखिए, एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, है ना। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। क्या? लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर यानी भीतरी, मैंने बताया था ना, भीतरी विवशता, विवशता यानी मजबूरी, तो जो भीतरी मजबूरी होती है वो उसको पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं लिखता तब उसके अंदर बेचैनी सी बनी रहती है, इसीलिए वो उस मजबूरी से मुक्ति पाने के लिए लिखता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता यानी आंतरिक भीतरी मजबूरी से मुक्ति पाने के लिए और तटस्थ होकर, तटस्थ यानी अलग होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। क्या? कि मैं भी तो देखूं आखिर मैं लिख क्यों रहा हूं, इसीलिए भी लिख देता हूं। जैसे ये पाठ ही समझ लो, ये पाठ भी तो इसीलिए लिखा है कि आखिर लेखक लिखता क्यों है, ये बताने के लिए। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, अच्छा अब एक बात और समझने लायक है कि ये कृतिकार या कृति होता क्या है। कृति का मतलब होता है रचना करना, और कृतिकार मतलब रचना करने वाला। लेकिन फिर भी कृति और रचना, ये दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क है? ध्यान से सुनो। कोई ऐसा भी होता है जो अपने आप ये काम करता है, मतलब कोई लेख है, लिखना है। मैं आपके ऊपर ले लेता हूं या किसी बच्चे का ऊपर ले लेता हूं कि किसी को पेंटिंग करने का शौक है। अब वो पेंटिंग करता है, एक टाइम के बाद वो प्रसिद्ध भी हो जाता है, होने के बाद
होने के बाद उसको बाहरी रूप से भी तो दबाव मिलता होगा, मतलब कोई पैसा भी तो देता होगा कि ये लो, आप बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छी आर्ट बनाते हो, ये पैसा लो, हमारे लिए इस तरह की आर्ट बना दो। तो वो क्या करेगा, वो उस तरह की आर्ट भी बना देगा। इसका मतलब क्या है, बाहरी दबाव भी था उसके जीवन में। लेकिन ये कब हुआ, ये थोड़ा फेमस होने के बाद। लेकिन उससे पहले तो उसकी आंतरिक मजबूरी थी ही ना। और अब जब पैसा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि अब आंतरिक मजबूरी नहीं है, आंतरिक मजबूरी तो है ही, वो बनाना तो वैसे भी चाहता था, लेकिन बाहरी रूप से भी कोई दबाव आ गया, यानी पैसा आने लग गया, किसी ने कह दिया कि आप बनाओ इसके ऊपर, तो वो उसके लिए भी लिख लेता है। तो भीतरी मजबूरी भी दूर हो जाती है और पैसा भी मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कैसा, कि वो सिर्फ और इसीलिए लिख रहा है क्योंकि उसको बाहरी दबाव मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। वो सोचता है कि पैसा चला जाएगा, इससे अच्छा मैं कुछ भी कैसा भी बना ही देता हूं। मतलब आंतरिक मजबूरी इतनी ज्यादा नहीं थी। आंतरिक मजबूरी से जो लिखता है ना, वो बहुत अच्छा रचना करता है, बहुत अच्छी रचना होती है उसकी, चाहे वो पेंटिंग कर रहा हो, चाहे कोई लेखन कर रहा हो, चाहे और कुछ कर रहा हो, वो आंतरिक रूप से कर रहा है ये काम। तो जो भीतरी मजबूरी थी ना, मतलब जिसका शौक था कि मुझे ये काम करना है, उसको तो कहते हैं कृति, ठीक है। और एक जो बाहरी दबाव के लिए ही किया गया हो, वो होती है रचना। ये एक फर्क मान लो, ये दोनों में फर्क होता है, एक कृति और एक रचना। और एक बात और भी बता देता हूं कि ऐसा भी होता है कई बार, बाहरी दबाव तो है ही लेकिन आंतरिक मजबूरी भी है, तो वो भी कृति ही कहलाएगी। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, कृति वो होती है जो आंतरिक रूप से लिखी गई है, यानी आंतरिक रूप से रचना की गई है, चाहे वो लेखन हो चाहे वो पेंटिंग हो। आंतरिक रूप से मतलब कि उसका मन था कि मुझे इस पर काम करना है, इसको ऊपर कोई पेंटिंग बनानी है, इसके ऊपर कुछ लिखना है, वो होती है कृति। और जो बाहरी दबाव से ही लिखा जा रहा है सिर्फ क्योंकि उसको बस एक दबाव बना हुआ है कि उसको ये काम करना है, तो वो बना लेता है जैसे तैसे, क्योंकि इतना अच्छा रचनाकार तो है ही वो, तो कुछ तो अच्छा कर ही लेता है, लेकिन वो बाहरी रूप से बनी है, इसीलिए उसको कहते हैं रचना। तो कृति और रचना में ये फर्क होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसी के ऊपर पूरा पाठ है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाकर आपको समझाया। अब देखिए आगे देखिए, मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, है ना, क्योंकि कई लेखन भी तो करते हैं, सिर्फ सिंपल लेखन, तो सभी कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन कृति होता है, सारा लेखन कृति भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें उनके मन से आई थी, वो तो कृति है, बाकी सब लेखन ही है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, मतलब उनकी भीतरी मजबूरी के कारण कृतिकार वो करते हैं। अब बाहरी लेखन के लिए तो हर कोई कर ही लेता है। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद, ख्याति यानी प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध होने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था यानी बाहरी मजबूरी, किस तरह की मजबूरी होती है, वो 3 तरह की होती है, आगे आया हुआ है देखो। व्यवस्था से भी लिखा जाता है, कौन कौन सी मजबूरी, जैसे संपादकों के आग्रह से, संपादक आग्रह करते हैं, आग्रह यानी रिक्वेस्ट करते हैं, संपादक यानी अखबार का एडिटर कि हमारे लिए भी कुछ लिख दो, हमारे अखबार के लिए भी कुछ लिखो, तो संपादकों का आग्रह होता है, इसलिए भी लिखते हैं। या फिर कई बार प्रकाशक के तकाजे से भी लिखते हैं, प्रकाशक यानी कुछ छापने वाले, जो कोई किताब छाप रहा है या कोई और कुछ छाप रहा है, तो उस तरह के छापने वाले जो प्रकाशक होते हैं, उनके आवश्यकताएं होती हैं, इसीलिए लेखन लिख देता है। और आर्थिक आवश्यकता से, मतलब अब खुद को भी तो आर्थिक मजबूरी होती है, आर्थिक मतलब पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए भी लेखन लिख दिया जाता है। तो ये 3 तरह के बाहरी दबाव होते हैं जिसके कारण लेखक लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, अब आगे ये लिखा हुआ है कि लेखक को जरूर पता होता है कि ये मेरी कृति है या साधारण रचना, मतलब कि उसने अपने मन से लिखा है या बाहरी दबाव से लिखा है, उसके मन में था नहीं इसीलिए उसने लिख दिया। तो लेखक को जरूर पता होता है ये बात, और वो अपने अंदर, अपने सामने एक ईमानदारी रखता है कि ये मेरी कृति है, ये मेरी साधारण रचना या लेखन है, यही लिखा हुआ है देखो। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, मतलब अंदर से आई है वो मजबूरी, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरा यह भी होता है क्या कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि सिर्फ बाहर का दबाव मिलेगा तो ही लिखूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। लेखन तो अपना लेखन करते ही है, सॉरी लेखक अपना लेखन तो करते ही है, लेकिन बाहरी दबाव भी मिल रहा है तो क्या जाता है उनका, तो वो बाहरी दबाव भी ले लेते हैं, यानी पैसा भी ले लेते हैं। अंदर की मजबूरी तो थी ही, वो लिख लिया उन्होंने। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि हर बार वो वास्तविक दबाव, बाहर का दबाव बना नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष यानी आंतरिक जो ज्ञान है ना, उन्होंने जो लिखना था उसका कारण बन जाता है। मतलब बाहरी दबाव भी आ गया, अंदर आंतरिक मजबूरी भी थी, दोनों ही बातें होने के कारण वो एक कारण बन गया बाहरी दबाव कि हमने लिख दिया, लेकिन दरअसल उनका आंतरिक ज्ञान भी था जो उनको लिखने पर मजबूर कर रहा था। आगे देखिए, यहां पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। मतलब कृतिकार का स्वभाव कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं, अब आगे के पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ऐसे आलसी जीव भी हैं जो बाहरी दबाव के बिना लिख भी नहीं पाते। मतलब बाहरी दबाव आएगा तो मैं लिखूं, अदरवाइज नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अलार्म लगा लेता है उठने के लिए, लेकिन कई बार वो समय से पहले उठ जाता है, होता है ना, आपके साथ भी ऐसा ही होता हो कभी। तो समय से पहले उठ गया लेकिन वो फिर भी सोया रहता है तब तक जब तक अलार्म ना बज जाए। मतलब अलार्म क्या है यहां पर, अलार्म यानी कोई पैसा दे तो हम उठें, यानी हम लेखन करें, लेकिन वो पहले उठ जाए तो
उठते नहीं अपने बिस्तर से, यानी उनके मन में आ भी गया कि इस टॉपिक पर लिखना चाहिए, लेकिन वो लिखेंगे नहीं। कब तक नहीं लिखेंगे? जब तक कोई बाहरी दबाव नहीं आ जाता। लेखक कहता है कि मैं भी कुछ कुछ ऐसा ही मान लो, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा फर्क है कि मैं उठ तो जाता हूं, मतलब बिस्तर से अगर अलार्म बजने से पहले मैं उठ भी गया तो, यानी कहने का मतलब उसको उसके मन में आ गया कि मुझे लिखना है तो वो लिख देता है। लेकिन अगर बाहरी दबाव आ गया, यानी पैसा, अलार्म बज गया, पैसा आ रहा है, तो उसमें कोई हानि भी नहीं होती उसे। यानी पैसा आ रहा है तो किसको बुरा लग रहा है? अच्छी बात है। हमारा मानसिक वैसे भी आंतरिक जो मन है वो यही कह रहा था कि लिख दे लिख दे, बाहरी दबाव और मिल रहा है, तो इसमें तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। यही कुछ लिखा हुआ है। देखिए, कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव यानी पैसों के बिना वो लिख भी नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है कि उनके भीतर की व्यवस्था है नहीं, बस बाहरी दबाव ही था बस। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। लेकिन जो वास्तव में लेखन करना चाहता है या करता है, वो इस बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता कि मुझे कुछ मिले तो मैं लिखूं। वो तो एक सहायक यंत्र के रूप में उसको यूज कर लेता है, यानी बाहरी दबाव को। क्यों? क्योंकि उसको बाहरी रूप से कुछ भौतिक यथार्थ का भी तो सामना करना पड़ता है। भौतिक यथार्थ का मतलब उसको और भी चीजों को खरीदना है, पेट भी भरना है, तो उसको पैसा तो चाहिए ना। तो वो बस इसीलिए उसको यूज करता है। अदरवाइज एक सच्चा लेखक ये काम करता नहीं है कि सिर्फ बाहरी दबाव होगा तो ही लिखूंगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लेता है। यानी पैसा आ रहा है तो वो सिर्फ पेट भरने तक एक सहायक यंत्र है, जिससे भौतिक यथार्थ यानी बाहरी वस्तुओं से के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, किस सहारे की? यानी पैसों की। लेकिन कभी उसे बाधा भी नहीं होती कि अगर कोई दे रहा है तो मैं मना भी नहीं करता। उठने वाले की तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ तो जाता हूं, यानी लेखक उठ तो जाता है, पर और वो भी अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो उसमें कोई हानि नहीं मानता, अर्थात पैसा आ रहा है तो क्या बुरा है। अब अगले पैराग्राफ में लेखक भीतरी विवशता को उदाहरण के साथ समझाता है और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आपको अब अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा भीतरी विवशता क्या होती है जो लेखन करने पर मजबूर करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी एक एग्जांपल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूं। दरअसल मुझे आपको ये अनुभव और अनुभूति समझाना है कि अनुभव और अनुभूति में फर्क क्या है। ये आगे पाठ में ये दो चीजें आएंगी, इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप मूवी में, सॉरी, एक थिएटर में मूवी देख रहे हो, वहां पर चार लोग, आपके दोस्त कह लो, आप बैठे हैं, लेकिन एक सैड सीन आ जाता है, बहुत उदास एक दृश्य चल रहा है। उस उदास दृश्य को देखते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, कोई सैड सीन देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए हो। अब आपके साथ में जो बैठे हुए हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं है। ऐसा कई बार भी होता है कि दो की आंखों में आंसू है, दो की आंखों में आंसू नहीं है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता क्या है, फिल्म चारों ही देख रहे हैं, लेकिन उस फिल्म को देखते समय वो जो दो की आंखों में आंसू हैं, वो दरअसल उस सीन के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। किस तरह से कनेक्टेड? कि वो अपने आप को महसूस करने लग गए हैं कि वो जो सामने किसी के साथ बुरा हो रहा है ना, वो मेरे साथ ही हो रहा है। ऐसा वो अनुभूति कर लेते हैं, अनुभव नहीं, अनुभूति कर लेते हैं। यानी अनुभव से दो स्टेप आगे बढ़कर अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं कि मैं ही हूं वो, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जिनकी आंखों में आंसू नहीं है, फिल्म तो वो भी देख रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऊपरी तौर पर देख रहे हैं, अपने आप को उन्होंने वहां पर महसूस नहीं किया, इसीलिए उनकी आंखों में आंसू नहीं होते। ये दो बड़ा डिफरेंस होता है किस किस में? अनुभव में और अनुभूति में। अनुभव वो जो ऊपरी तौर पर किया गया, हां हमने भी देखा, सबको पता है उसकी स्टोरी क्या थी, लेकिन अनुभूति जिसने की, उसने वो देखा तो सही, लेकिन अपने आप को वहां पर महसूस भी किया। ये होती है भीतरी विवशता, भीतरी मजबूरी, अनुभूति जिसको बोलते हैं। लेखक इसी के बारे में अब बताएगा। देखिए, यह भीतरी विवशता क्या होती है। लेखक अपना एग्जांपल दे रहा है, उसके साथ भी कुछ हुआ था, वो अब क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगा। एक बार आगे पढ़ लेते हैं। यह भीतरी विवशता क्या होती है, यानी भीतरी मजबूरी क्या होती है, इसे बखानना यानी बताना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। अब उदाहरण देता है लेखक, और आगे क्या लिखेगा वो बताता हूं। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या एक एग्जांपल देता है कि उसने कविता लिखी थी, किस पर? दरअसल आपको जापान की एक घटना याद होगी, हिरोशिमा पर जो घटना हुई थी, वो आपने उस घटना को बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं, पर बेसिक बातें तो पता ही होंगी। तो हिरोशिमा पर जो अणु गिरा था, एक बम विस्फोट हुआ था, उसके जो
प्रभाव थे वो काफी टाइम तक बने रहे, ठीक है, बहुत टाइम तक। उस घटना से कितना नुकसान हुआ वहां पर होने, यानी बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो अपंग पैदा हो रहे थे, इतना काफी नुकसानदायक वो जो हुआ वहां पर, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन उन्हीं उसी बात को लेकर लेखक ने एक कविता लिखी थी। वो कविता ऐसे ही नहीं लिख दी, भीतरी मजबूरी के कारण लिखी। वो भीतरी मजबूरी ऐसे ही नहीं हो गई। वो लेखक ने क्या किया, लेखक ने उस घटना के बारे में पढ़ा, बहुत पढ़ा, अच्छे से समझ लिया कि वहां पर क्या क्या हुआ होगा, बहुत कुछ देख लिया उन्होंने, सॉरी पढ़ लिया। अब एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें जापान जाने का भी मौका मिला। जापान जब वो गए तो वहां पर वो प्रभाव भी देखे कि उस एक बम विस्फोट से कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़े, वहां के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, वो सब चीज देखी उसने। अस्पतालों में भी गया लेखक, वहां जब अस्पतालों में गया, वहां से जो प्रभावित लोग थे, घायल जो लोग थे, उनको भी देखा, खूब अच्छे से अनुभव कर लिया। लेकिन अंदर से एक आवाज नहीं आई कि मुझे एक इस टॉपिक पर एक कविता लिखनी चाहिए, इसलिए उसने लिखा नहीं। लेखक है, लिखना तो चाहता था, लेकिन एक भीतरी मजबूरी तो हो, लेकिन वो हुई नहीं। अनुभव जरूर हो रहा था उसे, अनुभव से वो बहुत कुछ देख रहा था, समझ रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन अनुभूति नहीं हो पा रही थी। अब क्या हुआ, एक बार वैसे ही वो उस वहां पर वो टहल रहा था, टहलते टहलते एक पत्थर दिखा। कैसा पत्थर था आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरह का पत्थर उसे दिखा। अब यहां पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। अब लेखक ने जब ये देखा तो हैरान हुआ, ये छाया कैसी है? जरूर यहां पर बम विस्फोट हुआ था, मतलब उसे पहले पता था बम विस्फोट हुआ है, लेकिन रेडियम धर्मी की जो किरणें हैं वो यहां पर आकर रुक गई होंगी और यहां पर जो आदमी होगा उसे झुलसा दिया होगा। झुलसाने के बाद उसकी जो छाया है वो इस पत्थर पर पड़ गई। ऐसा जब वो सोच रहा था, उसके अंदर एक आवाज आई कि ओह, इतनी बड़ी घटना है, इस पर तो एक कविता लिखनी चाहिए। और उसके मन में बैठ गया, ये मन में आ गई, मतलब एक तरह की भीतरी अनुभूति हो गई। अब उसको एक भीतरी मजबूरी हो गई कि अब उसे उस पर कविता लिखनी थी। तो ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, अर्थात वो साइंस का स्टूडेंट रहा है। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। यानी अणु के बारे में उसने काफी कुछ पढ़ लिया, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट रहा है। आप भी साइंस पढ़ते होंगे। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय यानी पुस्तक का और सैद्धांतिक यानी नियमों का ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, मतलब हिरोशिमा में जो घटना हुई, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती यानी बाद के जो प्रभावों का जो विवरण था वो भी मैं पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। अब आगे क्या हुआ, विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने बुद्धि से बहुत विद्रोह किया इस घटना का। मैंने लेख आदि में भी कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है ना, मतलब उन्हें लेख लिखे लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं। अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है ना, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। मतलब मेरी बुद्धि ने तो विद्रोह कर रखा था, लेकिन मैं बुद्धि से विद्रोह जो कर रहा था वो सिर्फ अनुभव के आधार पर, अनुभूति नहीं हो रही थी मुझे तो। और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, अनुभूति की जो बात हो रही है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी, इस विषय में तो नहीं लिखी। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था। मतलब मैंने पहले भी ये नजारा देख लिया था, कब कि जब एक बार हुआ क्या था कि युद्ध काल में बहुत से सैनिकों को भोजन चाहिए था, बहुत से सैनिक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा मछलियों को वो मार दिया करते थे। क्यों मार देते थे, क्योंकि बम विस्फोट कर देते थे, उनको खाना चाहिए था। अब खाना कहां से मिले, मछलियों से। मछलियां इतनी सारी आए कहां से, वो नदी या उस तालाब या जहां पर भी उनको मछली दिखती वहां पर बम विस्फोट कर देते और वहां पर वो जो ढेरों मछलियां हुआ करती थी वो मर जाती। तो अब बेचारे क्या करते, वो जितना खाते थे उतना तो खा लेते थे और बाकी वेस्ट, तो वो वेस्टेज ही तो थी। यही सेम घटना हिरोशिमा पर भी तो हुई। मतलब किसी के कसूर की वजह से एक बम विस्फोट होता है, वहां पर निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। ये बात लेखक पहले वहां पर वो अनुभव कर चुका था, लेकिन अब वो अनुभूति तो नहीं हो रही ना। वही बात वो बताना चाह रहा है। क्या कह रहा है कि यो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से यानी बिना वजह जो खर्च हो रहा है, उसका मतलब होता है अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी। व्यथा होती है पीड़ा मेरे अंदर तब भी उमड़ी थी, लेकिन उससे एक सीमा तक, मतलब उस घटना से मैं एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। मतलब मैं समझ रहा था कि वहां पर किस तरह की घटनाएं हुई होंगी जिसमें बहुत से निर्दोष लोग भी मारे जा चुके हैं।
बच्चों तटस्थ का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं अभी तक भी। आगे देखिए, जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, मतलब मैं प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, अनुभव के स्तर पर जो बातें होती है वो मैं कर चुका हूं। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए तो है ना, क्योंकि उसको मन से लिखना है वो काम। अनुभव तो घटित का होता है कि घटना हो रही है, उसने देख लिया, अनुभव हुआ, लेकिन घटना को महसूस करना यह अनुभूति है। और आगे लिखा हुआ है, तो अनुभव तो घटित का होता है पर अनुभूति संवेदना यानी हाव भाव और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात यानी अपना लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। उसके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी ऐसा महसूस करता है कि मेरे साथ हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया है, जो घटित के अनुभव में नहीं आया है, मतलब उसके साथ घटना नहीं हुई है, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। आत्मा के साथ बिल्कुल ऐसा ही नजारा हो रहा होता है, ऐसा लगता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है, यानी अनुभूति हो जाती है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी, अनुभूति नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय, अब वो लेखक सोच रहा है क्या कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, मतलब रुक गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। मतलब ये बातें वो सोच रहा है लेखक कि उस आदमी की तो भाप बनकर वो उड़ चुका होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी, यानी ये जो पूरी दुखद घटना थी, जैसे पत्थर पर लिखी गई हो, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मतलब उस पत्थर को देखकर ही मेरे सामने वो पूरी घटना अनुभूति के रूप में सामने आ गई। अब क्या किया लेखक ने उस पर लेखन कर लिया, यानी कविता लिखी। वो कविता आपके बुक में सबसे लास्ट में लिखी भी हुई है, जरूर देखना। बच्चों, लेखक किस सब्जेक्ट का विद्यार्थी रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास, यानी वो इतिहास ही तो बन चुका था वो घटना, वो इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा यानी अचानक एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मतलब अचानक से मेरी आंखों के सामने आया और चला गया। ऐसा मतलब मुझे अनुभव कह लो या अनुभूति कह लो, वो अनुभूति होने लगी। मैं कहूं कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब मैंने ऐसा अनुभव करने लगा जैसे वो सब चीजें मेरे सामने हो रही हो, मैं उसका भोक्ता बन गया। इसी में से वह विवशता जागी, विवशता यानी मजबूरी आई। कैसी मजबूरी कि मुझे इस पर लिखना चाहिए। भीतर की आकुलता यानी बेचैनी, आकुलता यानी बेचैनी, भीतर की जो बेचैनी है वो बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर, अभी तक वो बुद्धि से सोच रहा था, लेकिन वो बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, अर्थात उसे अनुभूति हो गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका मतलब उससे मुक्ति कैसे मिलती, यानी लिखकर तो उससे वो अलग हो सका। और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं लिखी, भारत लौटकर लिखी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। वह कविता अच्छी है या बुरी, यह बात मुझे नहीं पता, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, मतलब मैंने तो अपनी वो जो सच्चाई थी वो सामने रख दी क्यों उस कविता में, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, अनुभूति से उत्पन्न हुई है। यही मेरे निकट महत्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़े महत्व की बात थी। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये भी पढ़ने हैं। लेकिन ये मिलेंगे कहां? ये मिलेंगे आपको एक ही लिंक पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये तीनों चीजें आपको यहीं पर इसी लिंक पर देखने को मिल जाएंगी, तो जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए निराशा, बी भय, सी मुक्ति, डी बंधन। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्ति। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन। ए जापान, बी फ्रांस, सी भारत, डी जर्मनी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला था? आपके ऑप्शन। ए जापान के लोगों को, बी जापान की सड़कों को, सी पत्थर पर बनी छाया को, डी जापान की घटना के वर्णन को। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है? आपके ऑप्शन। शौक के लिए, बी अभ्यंतर व्यवस्था के लिए, सी दिखावे के लिए, डी प्रसिद्धि के लिए। सोच समझ कर जवाब देना। 5 4
3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वो जरूर देखना। इसमें आपको एक ही पेज पर ए टू जेड सिलेबस आपकी क्लास का मिल जाएगा, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।